इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज और उससे जो असरात हैं उसको लेके अब एक ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, तो प्राइमरीली हम समझते हैं कि अदलिया के भी इसमें कोई रोल हो सकता है, और हो सकता है तो क्या हो सकता है कि क्लाइमेट के इशूज़ को एड्रेस करने के लिए अपना रोल प्ले कर जाती है। जी देखिए, हमारे पास तो सबसे पहले ये केस बहल पूरे इस रीजन में पाकिस्तान सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का केस पाकिस्तान ने डील किया है। और वो ऐसे है कि एक फार्मर हमारे पास आया और उसने कहा कि मेरी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी क्योंकि ड्राउट आ जाएगा या फ्लड्स आ जाएंगे, तो इसका कुछ करना चाहिए। और हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जिसमें बहुत से तरीके दिए हुए हैं कि इन चीज़ों को कैसे डील करना है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो कल को तो सब कुछ तबाह हो जाएगा मेरा। तो उस पर फिर हमने गवर्नमेंट को कहा कि जो आपकी पॉलिसी 2002 में बनी हुई थी उसका कुछ करें, और उसको उन्होंने पुश किया हमने। फिर हमने क्लाइमेट चेंज मिशन बनाया लाहौर हाई कोर्ट में, और उनको कहा कि आप इनके साथ एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, गवर्नमेंट भी इसको समझे और इस पार्टिसिपेशन से आगे बढ़ें कि कोई रास्ता निकालें कि कैसे करना है। तो उसमें फिर जितना अर्सा मैं हाई कोर्ट में था, कुछ 60% तक जितने गोल्स दिए गए थे वो अचीव हुए। तो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली रिलेट करता है ह्यूमन राइट्स से, बिकॉज आप डिस्प्लेस हो सकते हैं, आपका हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इफेक्ट हो सकती है। तो ये इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स का इशू ही कोई नहीं हो सकता जितना क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगियों को। तो इसलिए कोर्ट का फ़र्ज़ तो बनता है, क्योंकि हमने तो ओथ लिया है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का। तो इसलिए हमें इंटरफेयर करके, लेकिन हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हमें गवर्नमेंट को कहना है कि कोई ऐसे इनोवेशंस करें, ऐसे तरीके निकालें कि इस चीज़ का हल करें। और 26वीं यानी तरमीम में तो खुद हुकूमत ने भी एक कमिट किया है, मेरे ख्याल में एक आर्टिकल ऐड किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक अच्छा माहौल लोगों को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बट इम्प्लीमेंटेशन के जब एंड पे हम आते हैं तो शायद वहाँ पे चीज़ें वैसे हो नहीं पाती। जी, जब इम्प्लीमेंटेशन को हमने देखा, ये आर्टिकल 9A आया है 26वीं तरमीम में, जिसमें उन्होंने कहा क्लीन और सस्टेनेबल लाइफ होनी चाहिए। और वो पहले हमारा आर्टिकल 9 है जो राइट टू लाइफ को डील करता है। हमारी तरफ से तो डायरेक्शंस हो जाती हैं और हम कहते भी हैं कि प्रोटेक्ट करें ह्यूमन राइट्स को, लेकिन हमने अब रियलाइज़ किया कि वो ये कर नहीं पा रही गवर्नमेंट, और शायद इसलिए नहीं कर पा रही कि सारी दुनिया में अडेप्टेशन और इन चीज़ों को डील करने के लिए बहुत से पैसे चाहिए, और इसीलिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स बने हुए हैं। हमने थोड़ा सा देखा कुछ केसेस में कि वो ग्लोबल फंड से कुछ पैसे आ नहीं रहे। और एक हमारा रिसेंट 2022 में फ्लड आया, उसके $30 बिलियन का हम सुनते हैं कि हमने बनाया कि ये हमारा हर्जाना है, और अभी तक तो कुछ उसमें हमें पैसे आए हैं नहीं आए, कोई क्लैरिटी नहीं है इस बात पे। तो उस पर अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें कोई लोकल अपने कुछ सोल्यूशंस ढूंढने भी चाहिए। इतनी डिपेंडेंसी बाहर पे नहीं होनी चाहिए, वो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपना, जिसमें हम इस्लामिक फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं, कोई आसान टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा सकते हैं कि हम इन चीज़ों को डील करें, क्योंकि अगर डील नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हमारी लाइफ लाइन और हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते जा रहे हैं। और एक और भी इनफैक्ट कन्फ्यूजन 26वीं तरमीम के बाद तो ये है कि कौन से मामला हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएंगे, कौन से हैं जो आम बेंच की तरफ जाएंगे। तो अगर क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके कोई भी शख्स, कोई शहरी, कोई इंडिविजुअल जाएगा अदालत में, तो उसे किस कोर्ट की तरफ जाना चाहिए? ये सवाल तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, फिर आप ढूंढेंगे क्या होगा इसमें भी मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि 26वीं तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। तो हो सकता है कि शायद हम भी बैठ जाएं उसको सुनने, तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी। लेकिन होम ग्रोन सोल्यूशन की जो बात करते हैं सर, तो 100 बिलियन का कहा जाता है कि हमें चाहिए। तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो उस काबिल नहीं है कि शायद जितने हम फंड रेज कर पाएँ। तो जो रीजनल अप्रोच की बात, एक और भी थॉट है कि शायद उस तरफ भी हमें जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि शायद वो भी एक? जी बिल्कुल जाना चाहिए। देखें ना, V20 एक अभी 70 कंट्रीज़ हैं जिसका ये ग्रुप बना हुआ है साउथ की, ग्लोबल साउथ की। आई थिंक हमें डिप्लोमेसी करनी चाहिए। वो सारे इसी काम में लगे हुए हैं कि हमें पैसे दें और फाइनेंस दें, तो हमारा पाकिस्तान का रोल उसमें इफेक्टिव होना चाहिए। हमने तो उनको कहा, हमसे मिले आके V20 वाले, हमने कहा जुडिशरीज भी आपस में बात करें कि हम इन्फोर्समेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने इलाके। हम इन्फोर्समेंट में कर सकते हैं कि हुकूमत से पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया है, कैसी आपने पार की फंडिंग की जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है, आप उसको कितना परस्यू कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत को अपना रोल प्ले इसमें करना है। इस्लामिक फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम काफ़ी पैसे रेज कर सकते हैं, बिकॉज फेथ बेस्ड है, लोग बिलीव करते हैं इसमें और इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, ये हमें टच करता है हर मुस्लिम को। तो बेखल ये एक बड़ा अच्छा रास्ता है, अगर इस पर फाइनेंशियल जो हमारे विजिट्स हैं और बड़े बैठे हुए हैं वो देखें इस चीज़ को हुकूमत में कि इस्लामिक फाइनेंस को देखना पड़ेगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से पॉकेट्स पूरी करनी पड़ेंगी, वरना क्योंकि डेली ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और उसका मुदावा को करना पड़ेगा।
और क्योंकि आप इस टॉपिक को बड़ा क्लोजली गोया के देख भी रहे हैं और इस पर आपका इनपुट भी है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमारे साथ कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेके, बट रिसीविंग एंड पे मैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो बिहेवियर आपको लगता है वो कितना को इंकरेजिंग है या आपके ख्याल में वहाँ? देखिए, मैं तो ग्लोबल फंड्स के हवाले से, इंटरनेशनल ग्लोबल फंड्स के हवाले से बात करता हूँ कि प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। मैंने जितना पढ़ा है उसके बारे में, एप्लीकेशन देना, फिजिबिलिटी बनाना, अपना क्लेम भेजना, वो लंबा प्रोसेस है और पता नहीं क्लेम आप 100 रुपये का भेजें और 10 रुपये दें आगे से, अभी तक तो यही लग रहा है, जिसके लिए हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हमारे फॉरेन ऑफिस इसको बड़ी अच्छी तरह इफेक्टिवली डील करे। इंटरनेशनल फोरम्स पे कॉप में भी बात हुई थी लास्ट टाइम। अभी आगे चल के एक और मसला आएगा हमारा कि अगर पैसे आने भी लग जाएं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट का क्या होगा? क्या वो पैसे आएंगे तो लगेंगे उस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत से पैसों की बात हो रही, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ने आना है, जब आ जाएंगे तो उनका फिर कैसे इस्तेमाल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, ऑडिट कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म हमने कोई बनाए हैं, वो भी देखने वाली चीज़ है। और फाइनली सर, क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त हुकूमत की तरजीहात, उसमें क्लाइमेट चेंज कहीं टॉप एग्जिस्ट कर रही है, जो उनका इस वक्त? मैं समझता हूँ कि जो रुमीना खालिद हैं, एडवाइज़र हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो बहुत काम कर रही हैं। हम गए थे उनके साथ बाकू, जो COP29 था, उसमें उनका बड़ा इफेक्टिव रोल था। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया पाकिस्तान का केस, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए हुकूमत को, और इंटरेस्ट इसमें लाना है, क्लाइमेट फ़ंड क्रिएट करना है, कोशिश करें कि जल्द अज जल्द अथॉरिटी बन जाए क्लाइमेट की। तो ये इससे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ और कोई प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए हुकूमत की, क्योंकि इससे बड़ा थ्रेट ही नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन वो मेरे ख्याल पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितना मुझे समझ आ रही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं रुमीना खुर्शीद आलम साहबा, जो कि प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेटर हैं बाय क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इनफैक्ट पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि आज पूरा दिन आप कॉन्फ्रेंस में बिजी रही हैं, बड़ा अच्छा इनपुट आपकी तरफ से आया है, बट बाकी लोग भी बोले हैं, तो कोई टेक अवे क्या है गवर्नमेंट के लिए आज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी डॉन को, इसलिए कि दिस कॉन्फ्रेंस इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ द टाइम। क्योंकि देखिए, जहाँ पर हम हमेशा किरदार की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी का किरदार हो, दूसरे तमाम तर इदारों का किरदार हो, वहाँ पर जो मीडिया का किरदार है, और स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम जो है ये आज लिया गया। और इसके अंदर जिस तरह से पंजाब ने, KPK ने और फेडरेशन ने, सब लोगों ने मिल के इसमें पार्टिसिपेट भी किया, और जैसे आपने कहा कि मैं सुबह से अभी तक यहाँ पर हूँ, तो आई थिंक टेक अवे कोई एक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। और जो चीज़ सबसे बड़ी अहम नज़र आई, एक तो ज़ाहिर है मीडिया का जो की मौजूदगी, मीडिया की इस टाइम जो सेंसिटाइज इन अ वे, जिस तरह मैंने खुद भी कहा कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम, कि इस टाइम जो मीडिया है वो एक इंटरनेशनल मीडिया कॉकस बने जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो, और उसके ऊपर एक प्रेशर ग्रुप जो है वो बन सके जो कि क्लाइमेट के बारे में अवेयरनेस जो है वो दे। दूसरी, जहाँ तक टेक अवेज की बात हुई, आप देखें हर सेशन जो है उसके अंदर किसी एक मुल्क की नहीं, एक कोलैबोरेशन की बात हो रही है, कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है, और किस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क को सपोर्ट कर सकता है। सो यू नो द रीजनल सॉल्यूशंस, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, चाहे वो COP का फोरम हो, चाहे वो कोई और फोरम हो, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी को लेकर आगे बढ़े। और गुज़श्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लीडरशिप के अंदर, जो कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज भी हैं, हमारा विजन भी यही है कि हम लोगों ने किस तरह आगे से आगे बढ़ना है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी को जो है हमने वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, और ना सिर्फ ये बल्कि किस तरह से रीजनल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ जाना है, और क्लाइमेट जस्टिस जो है उसकी भी बात जो है वो बार बार की जा रही है। आई एम सो ग्लैड कि आपने मुख्तलिफ सेशंस में देखा, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी की तरफ से हो, चाहे वो सार्क कंट्रीज़ की तरफ से हो, चाहे वो साउथ एशिया की तरफ से हो, या किसी भी डेवलपमेंट पार्टनर्स की तरफ से हो, सबकी जो अप्रोच है वो एक ही थी, एंड दैट इज़ मोर ओवर सॉल्यूशंस और कोलैबोरेशन। नहीं, पास में हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोक को लेके कहीं इंडियन गवर्नमेंट को एंगेज करने की कोशिश की, पर रिस्पॉन्सेस नहीं आया। बट जो रीजनल अप्रोच की आप बात कर रही हैं, इसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा? कोई न्यूट्रल फोरम कोई ढूंढा जा रहा है, कैसे एंगेज किया जाए? क्योंकि आज एक्सपर्ट्स तो हर तरफ से आए हैं, नेपाल से लेकर हिंदुस्तान, श्रीलंका, बाकी ममालिक से भी जाए, उन्होंने अपना इनपुट दिया है।
देखिए ये तो एक जैसे बहुत सारे दूसरे ममालिक आए, और जहाँ तक बात है कि इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान ने हमेशा बात करने के लिए अपने आप को रेडी भी रखा है। और हमने आपको पता है सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इसमें कैसे जो है वो पहल भी की, और उसके अलावा कॉप के अंदर भी उसी अपनी लीडरशिप की जो इनपुट्स हैं उनको लेते हुए हम आगे भी बढ़े, और वहाँ पर भी हम लोगों ने कोशिश की। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस तरह तमाम तर जो देखिए न्यूट्रल फोरम, इससे बड़ा न्यूट्रल फोरम क्या होगा कि मीडिया के जो लोग हैं वो बैठे हैं, जहाँ पर जो बात, और आज के दौर में इट्स लाइक एवरीथिंग इज ऑन योर वन क्लिक। सोशल मीडिया का दौर है, आप यहाँ से कोई चीज़ अपलोड करते हैं, वहाँ कोई दूसरा, यहाँ बोल रहे हैं दूसरी जगह पे पूरी दुनिया आपको देख रही है। सो आई थिंक कि तमाम तर ममालिक जो हैं एशिया रीजन के या साउथ एशिया रीजन के या रीजनल अगर हम बात करें तो एवरी वन इज़ वेरी मच ऑन इट। सो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम फॉर एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन इट, क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है कि जो अगर आपके ही मुल्क में कुछ हो रहा है तो वो, अगर आज पाकिस्तान में, जैसे मैंने अपनी उसमें गुफ्तगू में भी कहा कि इट इज़ नॉट नो मोर कि इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, अगर आज कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो कल किसी दूसरे मुल्क में नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट दूसरे मुल्क को भी जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ मोर ओवर अ ह्यूमन राइट चैलेंज एंड ह्यूमन राइट इशू, और हम सबको इसके ऊपर इकट्ठा आज नहीं तो कल होना तो पड़ेगा। तो क्या वो जो इंटरनेशनल फंड की बात तो की जाती है, बट रीजनल फंड की तरफ भी जाया जा सकता है, उस हवाले से भी एंगेजमेंट फ्यूचर में देखिए क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो कॉप के अंदर भी बार बार इस बात को इस पे एम्फसाइज किया है, और अभी के वी नीड टू कम अप फॉर द रिस्क पूल। डेवलपिंग कंट्रीज को अपने लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और इसके लिए डिफरेंट फोरम्स जो हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान ने बात की, क्योंकि जहाँ पे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बात की, वो हमेशा क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, क्लाइमेट फंडिंग की क्राइसिस की बात करते हैं। अब आप देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज, अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान आज जिस उसके ऊपर मुकाम पे हम लोग इतने बड़े डिजास्टर्स में से निकले हैं, रेजिलियंस कौम है, एक खुद मुख्तार कौम है, हम हर चीज़ से निकलते हैं, क्राइसिस आते हैं, उनसे बड़ी खुददारी के साथ हम उनके चैलेंजेस का मुकाबला भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है, उन लोगों के लिए जो ह्यूमन राइट्स के फ्लैगशिप होल्डर्स हैं, कि आपको सबसे ज़्यादा देखना है कि ये मुल्क जो अपनी नीड्स को पीछे करके जो इम्पॉर्टेंट है उसको पीछे करते हैं और अर्जेंट को कवर करते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और जब बात होना शुरू हो गई है तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि जब रीजनल रिस्क पूल्स या रीजनल सोल्यूशंस के ऊपर जल्द अज जल्द जो है वो किया जाएगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि COP 29 के अंदर मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस था अंडर द लीडरशिप के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, वो यही था कि हम रीजनल सोल्यूशंस के ऊपर चलें, हम रिस्क पूल की बात करें, हम वनरेबल कंट्रीज़ की बात करें, और कोलैबोरेशंस और सोल्यूशंस की बात करें। और देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे ममालिक तो रिसीविंग एंड पे, हमारा गोया कि कंट्रीब्यूशन तो कहीं 1% से भी कम है, बट ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पिछले दिनों जैसे बाको में आप जिक्र कर रही हैं, वहाँ प्रेसिडेंट के आपने पाकिस्तान को, तो डेवलप वर्ल्ड का जो एक तरह से रिस्पॉन्स है उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या इस इशू को वाकई ग्लोबली बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है, और जो रिस्पॉन्सेज होने चाहिए वैसे हैं, या वहाँ पे एक मायूसी में नजर आती है? देखिए जहाँ तक डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात है, डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अपने एक मुद्दे के ऊपर फिक्स हैं। आप देखिए लॉस एंड डैमेज फंड जिसको लोगों ने समझा, क्योंकि देखिए जब हम पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है आप कितने पैसे लेकर आए, लेकिन वो उसकी डेप्थ में नहीं जाते। नाउ थैंक्स टू द मीडिया हाउसेज की उन्होंने उन चीज़ों को एलैबोरेट किया और बातों को क्लियर किया। देखिए लॉस एंड डैमेज फंड जैसे बना, उसके अंदर जो प्लेजेस किए गए डेवलप्ड ममालिक की तरफ से वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अभी भी जो नेगोशिएशंस हुई और उनके अंदर जो रकम का जिक्र किया गया, पहले 200, 150, फिर 200, और जिस तरह पाकिस्तान ने अपना केस, ना सिर्फ अपना बल्कि सबके लिए केस पुटअप किया, तो फिर जाके कहीं वो नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन वो अमाउंट भी जो पैसा है वो 2035 की बात है। हम तो आज की बात कर रहे हैं, आज वनरेबिलिटी है, आज क्राइसिस है। 2035 जो सा है, पता नहीं उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, ज़रूरत तो आज की है। सो आज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, आज की इश्यूज़ को देखने के लिए, बारहा हमें बजाय ये कि देखिए मैं बहुत क्लियरली एक बात को समझती हूँ, बजाय ये कि आप दूसरों की तरफ देखें, ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद कैसे इन चैलेंजेस में से निकल सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह के रीजनल सोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान जिस तरह इंशाल्लाह डे बाय डे जो इकॉनमी है स्टेबल हो रही है, तो इस तरह इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह आगे भी बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्लाइमेट चेंज के फोरम के ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग वनरेबल मुल्क हैं जो इस टाइम जैसे देखा जाए तो टॉप 5 पे जो है रैंकिंग्स आती हैं, और इस तरह के और कई जगहों पर अब पाकिस्तान किस हद तक चैलेंजेस में है। सो हमें
ज़रूरत है इस समर की कि हम बार बार ना सिर्फ बात करें, याद दहानी कराएं और अपना जो काम है वो भी जारी रखें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के ऐसे रेजिलियंस हमारे लोग हैं, खुद मुख्तार हैं, इतने मजबूत असाब के लोग हैं। हैट्स ऑफ टू मेरे मुल्क की तमाम तर बहनें, बेटियाँ, माएँ, बच्चियाँ कि जब सैलाब हो, कुछ हो, जो भी तूफ़ान आफत गुजरती है, उनकी अगली सोच यही होती है कि अपने बच्चे को कैसे रोटी देनी है, अपने घर वाले को कैसे देखना है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ अबाउट पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हमारा जो काम है हम करते रहेंगे और हम इसी तरह जो है वो हर फोरम के ऊपर आवाज़ को भी रेज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अप्रोच जो है उसको भी सीधा रखेंगे। लेकिन पिछले 2 साल पहले हमने क्लाइमेट चेंज को भुगता, बहुत बड़ी फ्लडिंग पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध के अंदर लोग डिस्प्लेस हुए, और अब गोया कि खुशहाली का ख़तरा है। कहा यह जा रहा है कि शायद आने वाले अरसे में जो गंदम की फसल है कहीं 40% डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो इन चैलेंजेस को लेकर क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी कोई स्ट्रेटजी इन प्लेस है कि आगे वक्त में अगर ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ें तो उससे कैसे निपटेंगे? कोई प्रायोरिटीज़ हमने सेट की हैं? देखिए, जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, आपको डेफिनेटली पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमेशा चीज़ों को वक्त से पहले जो है वो ड्यूटीज़ भी साइन की जाती हैं, कमेटीज़ भी बन जाती हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, हीट वेव का जब सिलसिला था तो उस वक्त आने को था, और उससे पहले जो है वो अप्रैल मई के अंदर कमेटीज़ भी बन गई और उसके ऊपर काम हुआ। फिर एहसन इकबाल साहब जो है उसको हेड भी करते रहे, पहले मैं करती रही, फिर उसके बाद जो हमारा कंट्री लेवल के ऊपर नेशनल उसके ऊपर जो है वो एहसन इकबाल साहब ने, फिर जब वो फ्लड्स वगैरह की सूरत हाल हुई तो NDMA, PDMAs और DDMAs जो एक्टिव किया गया। अब हम सब जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें सूबों के पास गई, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो हर सूबा जो है वो अपने उसमें होगा। एक जो कोऑर्डिनेशन है वो डेफिनेटली इज़ द टॉप प्रायोरिटी। किस तरह से किसने किस तरह से मिलके चलना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ टॉप प्रायोरिटी, और इसके ऊपर इन चीज़ों को देखा भी जा रहा है। और किस तरह से आगे चल के हम इन चैलेंजेस से जो है वो बाहर हमने सुरखरू होना है और आगे कैसे चीज़ों की तरफ लेके जाना है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो बिल्कुल काम भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो आज क्लेम कर रहे थे कि शायद वहाँ पे जंगलात में बड़ा इजाफा किया गया है, वहाँ पे प्लांटेशन हुई है, बट वो जो एक कलेक्टिव अप्रोच होती है कि तमाम फेडरेशन के यूनिट्स मिल के कुछ एक एफर्ट करें, आपको लगता है कि इस वक्त इन प्लेस है या उसमें भी कुछ अभी एरियाज हैं जिनको? देखिए, जैसे मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे देश का एक एक सूबा मेरा सूबा है, हमारा सूबा है, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं, और इसमें जब तक आप कलेक्टिवली काम नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहूँगी कि KPK की अगर हम बात करें तो COP के अंदर तमाम तर सूबे जो हैं, मैंने पूरी कोशिश की कि हर एक सूबा जो है वहाँ पर प्रॉपरली मौजूद हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, उसको फैसिलिटेशन प्रॉपर की जाए। ठीक इसी तरह से अगर हम फॉरेस्ट्रेशन की बात करते हैं, कलेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, तो वफाक का काम, हमारा काम जो सा है वो कोऑर्डिनेशन है, हमारा काम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देखना है। उसकी इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमारी जो सबसे अवलीन कोशिश है वो यही है कि तमाम तर चीज़ों को साथ लेकर चला जाए। और आप देखें, जैसे पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर भी जो सूबे हैं उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इसी तरह डिफरेंट जो भी चीज़ें आती हैं, हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोशिश यही होती है सबसे पहली, और उसको फोकस किया जाता है बार बार कि तमाम तर सूबों के को हम आहंगी के साथ लेके चला जा सके। बहुत शुक्रिया रमीना खुर्शीद आलम साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएँ तो एक और गेस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं SDPI के सरबराह डॉक्टर आबिद सुरैरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि पिछले दिनों वाक़ों में भी आप कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो कौन से, पहले तो उसको ज़रा एलेबोरेट कर दें तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। इसको पहले तो हम ये समझते थे कि शायद ये सिर्फ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए एक चैलेंज है, यही समझा जाता था कि चूँकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लिहाजा जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं आप उसके लिए उस तरीके से तैयार नहीं, तो ये एक ऐसा मर्ज समझा जाता था जो कि सिर्फ लोअर इनकम अर्नर या लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स के लिए था। सही। लेकिन अब आपने देखा कि जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया इसकी लपेट में चली आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अगर आप मुल्क से मुल्क चलना शुरू करें तो
जो गैर यकीनी सूरत हाल है मौसमों की हर तरफ है। हाँ, और उसमें ये है कि ये टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, और ये पानी है। या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, या एकदम से ठंड आ जाती है, या बहुत ज़्यादा पानी आता है जो संभाले नहीं संभलता, तूफ़ान आते हैं, या ड्राउट और जो खुश्क साली है वो शुरू हो जाती है, और इसका पता नहीं चलता कि ये कब होगा। तो ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है उसने ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के निज़ाम को मफलूज कर दिया, बल्कि हमारे जैसे मुल्कों में इसका जो बराह रास्त इम्पैक्ट है वो ज़राअत पे पड़ता है। अब आप मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग, आप उसको रोक सकते हैं, मौसम ख़राब है आप कमरे के अंदर ले जाएं, पॉज कर लें, लेकिन फसलें जो हैं, जो आपके मवेशी हैं, वो तो उसी तरीके से इन बदलते हुए मौसमों से मुतासर होते हैं जैसे इंसान होते हैं। तो उस लिए क्लाइमेट चेंज अब एक ऐसा चैलेंज बन गया है कोविड की तरह। जैसे कोविड पे हम इसलिए काबू पा सके कि वो अमीर गरीब की तफरीक किए बगैर सबको अपनी लपेट में लिए जा रहा था। तो यहाँ पे भी सोच यही अगर होगी तो शायद कामयाब हो पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो नए मेयर्स हैं उसने, और बाकू पे भी, चूँकि ऑलरेडी जब बाकू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था उसके साथ ही अमेरिकन इलेक्शन के नतायज जो थे वो भी सामने आ गए थे, तो उससे बाकू के जो आउटपुट था वो भी डैम्पनेस का शिकार हो गया। सबको मालूम था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करेंगे वो इससे पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल होगा। और अब हमारे सामने तीन दुनिया के सामने जो ऑप्शन आती हैं जी। एक तो ये है कि हम सब भी अमेरिका की तरह करें कि अगर अमेरिका नहीं मानता तो हम क्यों माने, जो कि मेरे ख्याल में एक इज्तिमाई खुदकशी होगी। दूसरा, वो अगर अपने घर को आग लगा रहा है तो हम सब भी लगाना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया पॉज कर ले 4 साल के लिए, कि हो सकता है अगले इलेक्शन जो हैं वो डेमोक्रेट जीत जाएं और वो दोबारा से अमेरिका आ जाए वापस। इतने अरसे के इंतजार आपको ख्याल नहीं कि बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगा? हाँ, तो वो हो जाए। तो तीसरा जो है, जो कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है और मेरा ख्याल है कि हम सबको उसकी तरफ जाना चाहिए, और मैं यहाँ पे डॉन मीडिया ग्रुप का वो अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इसमें लीडरशिप ली, कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के विड्रॉल से, और अभी ये विड्रॉल 1 साल लगेगा, तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है उसको हम फिल करना शुरू कर दें। तो इंतजार करने की अपॉर्चुनिटी लिया जाए उस विड्रॉल को एक तरह से, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो आप लोगों को, दुनिया के दीगर ममालिक को चाहिए कि खुद उठें और इसमें लीडरशिप रोल लें। और मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसीज इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रही है, जो चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना अब इसमें लीडरशिप रोल में आएगा। और जब चाइना लीडरशिप रोल में आएगा तो जाहिर है कि हमारे जैसे ममालिक जो हैं, जो कि एक हमारे पास बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे मगरब से भी उतने अच्छे ताल्लुकात हैं जितने हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, तो हमें एक लीडिंग रोल में आना की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अमेरिका का गिला तो करते हैं, बट दीगर बड़े ममालिक जैसे हिंदुस्तान, फिर आप चीन की बात कर रहे हैं, गोया कि उनके यहाँ लग रहा है आपको कि इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखा जा रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए एफर्ट जो होनी चाहिए वो आपको लगती है कि इन प्लेस है? ये 2 तरह से ये ममालिक मजबूर हैं इन पे काम करने के लिए। सही। एक तो जो हमारे जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया 2012 का, सही, या हमारे इस पर कपास की फसल मुसलसल मुतासर हो रही है। इस साल भी आप देखिए कि जो गंदम की फसल के बारे में कहा जा रहा है, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है, जो गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि गंदम की फसल उस तरह से नहीं हो सकी। तो एक तो इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर है। अब यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की पॉलिसी, जिसको कि वो फुली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे 2026 से, कि अगर आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन नहीं, आपका सारा जो है सप्लाई चेन, उसमें अगर वो डर्टी सप्लाई चेन है तो उस पर उतना ज़्यादा कार्बन टैक्स लग जाएगा। तो और अभी ट्रंप की नज़र शायद उस पर नहीं पड़ी। आई एम श्योर कि जब उस पर नज़र पड़ेगी तो फिर अमेरिका यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा सख्त किस्म की एक कार्बन टैक्स की पॉलिसी ले आएगा। जब ये दोनों लेके आएंगे तो चाइना भी ले आएगा। चाइना लेके आएगा तो मिडल ईस्ट और जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूके, ये भी आ जाएंगे। तो हमारे जैसे ममालिक के लिए तो क्लाइमेट चेंज से निपटना जो है, और हुकूमतें, जैसे आपने इंडिया की जो बात की कि अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन यूनियन में तो उसकी अपनी सप्लाई चेन ग्रीन करनी है, वरना उस पर कार्बन टैक्स लगेंगे। अगर पाकिस्तान को अपना जीएसपी स्टेटस मेंटेन रखना है और हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें अपनी सप्लाई चेन ग्रीन रखनी पड़ेगी। अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है तो, और जिस तरीके से वो टैरिफ इस वक्त
एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। जी जी। तो जैसा कि मैं कहा कि मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि बड़ी जल्दी जिन ममालिक पे वो डिफरेंशियल टैरिफ नहीं लग रहे तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर आ जाएगा कि अब कार्बन टैक्स होगा। तो अगर कार्बन टैक्स होगा तो फिर जाहिर है कि हमें अपनी सप्लाई चेन जो है उसको ग्रीन करना है। तो ये तो अब मजबूरी बन गया, दोनों तरफ से मजबूरी बन गई। लेकिन क्या करें, क्विक सोल्यूशन कोई है आपके ख्याल में, कोई ऐसी चीज़ें जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करके? देखिए ये एक ऐसा मसला है क्लाइमेट चेंज जो कि अगर मैं पाकिस्तान से बात शुरू करूं जी, तो जो कुछ क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में है उसका कोई 90% मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के इख्तियार में नहीं। तो क्लाइमेट चेंज क्या कहती है? वो कहती है जी अपनी ज़राअत को आप क्लाइमेट स्मार्ट बनाएं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वो कहती है जी आप अपने जो आपाशी का निज़ाम बेहतर करें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन क्लीन कर लें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। कहते हैं बिल्डिंग जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट बना लें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एनर्जी की बात होती है, ग्रीन एनर्जी पे चले जाएं। आपके कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस और सर्कुलर डेट की वजह से आप सोलर नेट मीटरिंग वाली पॉलिसी भी रिवर्स करने जा रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम उनके अंडर आ जाएगा। तो ये एक होल ऑफ द गवर्नमेंट, होल ऑफ द पॉलिसी सब्जेक्ट है। इस पर कोई अकेली मिनिस्ट्री, कोई अकेली वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या इवन कोई अकेला मुल्क, और इसीलिए ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है। और हमने देखा कि साउथ एशिया के एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं ये हिमालयन रेंज से शुरू होंगे और तमाम हिमालय हिंदू कश में जो 5-6 ममालिक आते हैं उन सबको अफेक्ट करते चले जाएंगे। अगर यह पोल्यूशन जो है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक इनडायरेक्ट मसला है, डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज नहीं, लेकिन वो अगर एक मुल्क जो है वो अपने मुल्क को बड़ा उसकी फ़ज़ा को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, दूसरा मुल्क उसके साथ ताउन नहीं कर रहा, तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा मसला बन चुका है जो कि इसीलिए इस पर रीजनल कोलैबोरेटिव अप्रोचेस चाहिए, इंटरनेशनल अप्रोचेस चाहिए। ये ऐसे ही है कि मोहल्ले में अगर सारे मोहल्ले में आग लगी हो, आप अपने घर को जितना भी इंसुलेट कर लें, तो अगर दाएं बाएं वाले हमसाए जो हैं वो जल रहे हैं तो मुतासर आप भी होंगे, मुतासर हम भी होंगे। तो हम सबको इसीलिए जो अपने पोलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह पे कायम रखते हुए, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि फेडरल गवर्नमेंट अगरचे पॉलिसी मेकिंग में तो शायद उसका रोल है, बट इम्प्लीमेंटेशन कहीं सूबों के एंड पे है, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो फेडरेशन के यूनिट्स हैं उनमें ये एहसास पाया जाता है कि इट्स ए बिग इशू और इसको लेके तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होनी चाहिए, वो आपको नज़र आ रही है? यही कर रहा था ना कि अपने पोलिटिकल डिफरेंसेस वो हाई हो रहे हैं, वो अपनी जगह रखें बेशक, लेकिन कुछ चीज़ों पे सियासत नहीं की जा सकती। जैसे हम कहते थे और अभी कहते हैं कि मुईशत को सियासत की नज़र ना बनाएं, इसी तरीके से अब हमें मुईशत जो है अब उसका दारोमदार क्लाइमेट चेंज पे आ गया। आप यहाँ पे कोई नोबल लॉरिएट भी अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए बिठा दें, एक बुरी मानसून जो है वो पूरे मुल्क की इकॉनमी को कई सालों के लिए तबाह कर देती है। तो अब हमें अपनी सियासी इख्तलाफात जो है उनको एक साइड पे रखते हुए कम से कम ये जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, इसके लिए मिलके कोशिशें करनी होंगी। वगरना अभी तो हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड के पंजाब एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। कल को पंजाब सिंध को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा होगा, केपी पंजाब को जो है उस पर ब्लेम डाल रहा होगा। तो ये हम सबको मिलकर करना है और इसको सियासत की नज़र नहीं। डॉक्टर आबिद सोलेह साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में किसी और मेहमान के साथ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉन के ज़ेर तमाम क्लाइमेट चेंज से मुतालिक जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें पड़ोसी ममालिक से भी कुछ माहिरीन को बुलाया गया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत से हरजीत सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज आपने अपने थॉट्स भी वहाँ पे दिए कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज अगरचे ग्लोबल इशू है, बट हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, क्या उसमें भी इस मामले को लेके एक सीरियस थॉट्स लिए जा रहे और एफर्ट्स हो रही हैं कि इसको कैसे ओवरकम करना है हमने? शुक्रिया डॉन का और इफ्तिकार साहब आपका इस चर्चा के लिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के, और साथ साथ में जो क्लाइमेट के डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, फ्लड्स हो, हीट वेव हो, जो सिर्फ भारत में नहीं हमने पाकिस्तान में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, तो कैसे उसका मुकाबला किया जाए।
और ख़ास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बहुत सारा काम हुआ है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर के काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सोलर और विंड की जो यूज़ है बहुत बड़ी है देश में। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं एफर्ट्स कि इंडिया ने जो टारगेट्स रखे हैं 2030 के लिए, उसमें यह है कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो नॉन फॉसल फ्यूल सोर्सेज से आएगी, जिसमें हाइड्रो, सोलर और विंड रहेगा। प्लस ये भी बात हो रही है कि 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी 2030 तक। तो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है और काफ़ी सारा रिसोर्स उसमें जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत सारा काम हुआ है और पर जीडीपी जो कार्बन एमिशंस होते हैं उसको कम करने की बात हो रही है। तो एफर्ट्स तो हैं। खास तौर से ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत दबाव है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग हैं, उनकी अपनी एनर्जी नीड्स हैं, तो उसको भी बैलेंस करना है। सही। बट अगेन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी रीजनल अप्रोच की बात भी की गई। आपको लगता है कि इस रीजन के अंदर ममालिक के ताल्लुकात को इतने आइडियल नहीं हैं, डिस्प्यूट्स भी हैं, उनको लेके कुछ ज़्यादा इंगेजमेंट भी नहीं होती, बट ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा देर की जाएगी शायद उतना ज़्यादा सीरियस होता जाएगा। तो कोई अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान में पाई जाती है इस हवाले से कि बीइंग एक बड़े मुल्क के एक लीड रोल में आए और कम से कम इस इशू के ऊपर जो बाकी डिस्प्यूट्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के कोई इनिशिएटिव लिया जाए? देखिए, बिल्कुल एज क्लाइमेट एक्टिविस्ट और हम भी सोशल जस्टिस पे काम करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, और वो मिसिंग है। अगर हम कोई भी बड़े क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो साउथ एशिया का अपना कोई ब्लॉक नहीं है। और मुश्किल की बात यह है कि हमें कोई भी प्लान बनाना हो, हम सिर्फ अपने मुल्क तक उसको सीमित नहीं रख सकते। हाँ, क्योंकि हम देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। हम रिवर्स शेयर करते हैं, हम सी ओशंस शेयर करते हैं, हम माउंटेन्स शेयर करते हैं, हम एयर शेयर करते हैं। जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो कैसे हम सिर्फ अपना नेशनल लेवल प्लान बना करके सोच सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे? तो ज़रूरी है कि सभी को साथ में आना चाहिए, और डेफिनेटली इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स है, बट जो पॉलिटिकल रिश्ते हमारे हैं वो अच्छे नहीं है, तो उस वजह से क्लाइमेट का काम भी इम्पैक्ट होता है। और मुझे लगता है क्लाइमेट एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना हो जिसमें हम रिसोर्सेज को शेयर करें, और या फिर जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं उन पे रिस्पॉन्ड करना हो, तो बहुत सारे रास्ते भी हैं और ज़रूरतें भी हैं कि हम लोग साथ आएँ। तो आपके ख्याल में जो पिछले अरसे में स्मोक का एक इशू चला था और उसको लेके फिर पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ख़त लिखा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो पॉजिटिवली करना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, तो आपके ख्याल में थोड़ा सा रवैये में बदलाव आना चाहिए? मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करना चाहिए, और वो चूंकि सॉल्व नहीं किए गए हैं इसलिए बाकी इश्यूज पे इम्पैक्ट आ रहा है, और सबकी तरफ से ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम कुछ एक सोल्यूशन निकालें जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कोई तो एंट्री पॉइंट हो, कोई तो रास्ता निकाला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ही अहम है, और आज हम यहाँ पर हैं और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया कि हम इस पे बात करें, और काफ़ी सारे लोग रीजन से आए हैं, और हम सब लोग ये फील करते हैं कि एक कोऑपरेशन होना चाहिए, हम आपस में बात करें, क्योंकि हम लोग पड़ोसी मुल्क हैं और एक दूसरे का साथ हमें देना चाहिए, तो वो एक स्पिरिट ज़रूर होनी चाहिए हमारे अंदर में। लेकिन हमने बाजी में ये भी देखा है कि कुछ इंडिया की जानिब से डैम्स जब बनाए गए तो रिवर फ्लो को उससे मुतासर हुआ, तो लगता नहीं है कि इस तरह के इक़दामात बजाय ये कि क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने में इसको और ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, और इस हवाले से अगेन बिलखुसूस पाकिस्तान, हिंदुस्तान और रीजन के दीगर ममालिक बैठ के जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ सामने आए तो शायद चीज़ों को बेहतर अंदाज में एड्रेस किया जा सके? देखिए, मुश्किल तो है कि कहीं ना कहीं ये जैसा मैंने कहा कि बड़े पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व नहीं है, इसलिए वो टिट फॉर टैट आ जाता है। कोई एक कंट्री एक स्टेप लेता है, फिर उसके रिस्पॉन्ड में दूसरा कंट्री को और स्टेप लेता है, तो जो स्पिरिट एक कोलैबोरेशन की होनी चाहिए और इशू रेजोल्यूशन की होनी चाहिए वो बढ़ जाता है। और ब्लेम गेम जो चल रहा है काफ़ी दशकों से, अब तो डेकेड्स हो गए इस बात को, मुझे लगता है कि हम उसी तरह से आगे नहीं जा सकते। पीस ऑफ एडवाइस पाकिस्तान के लिए क्या है कि हमें इस इशू को अगर मकामी तौर पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट कब आएगी कि नहीं आएगी इंतज़ार तो नहीं किया जा सकता, तो शुरुआत पाकिस्तान को आपको लगता है कहाँ से करनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो अवेयरनेस, जैसे जो मीडिया का प्रोग्राम है, मुझे लगता है जितना लोकल लैंग्वेज में जाए ताकि आम जनता जो है वो
ज़्यादा इसके बारे में अवेयर हो। लोकल लेवल की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए यूज़फुल हैं कि हम पॉलिटिशियंस को ला सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स को ला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन लोकल लेवल पे होना है। लोकल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए लोकल अवेयरनेस ज़रूरी है। उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए ताकि वो पॉलिसीज़ ऐसी हों कि जो लोकल लेवल पे इम्पैक्ट लाएं। फिर हमारी रीजनल अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि वो क्राइसिस ज़रूर ग्लोबल है, लेकिन सोल्यूशंस को हमें बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पे देखना होगा क्योंकि आज हम जो टेम्परेचर लेवल है वो 1.6 डिग्री है अगर हम कंपेयर करें आज से 200 साल पहले से, और ये लगातार बढ़ रहा है। तो हम आज कोई भी सोल्यूशन अगर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बनाएंगे वो नीचे जाकर के नहीं चलने वाला है कुछ टाइम तक। तो लोकल लेवल पे एक नॉलेज जनरेशन होना चाहिए और वहाँ पे एक्सपर्टीज को डेवलप करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ से सोल्यूशन आए, वही सस्टेनेबल होगा। और इनफैक्ट इस रीजन के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपका ख्याल है कि ये भी इस प्रॉब्लम को के अंदर कहीं ऐड करेगा और इशू को भी हमें बड़ा एग्रेसिवली एड्रेस करना चाहिए? बिल्कुल, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना नेचुरल रिसोर्स पे उतना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पर कैपिटा नेचुरल रिसोर्स तो नहीं बढ़ रहा है बल्कि कम हो रहा है। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन एक इशू है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि एक ग्लोबल इनइक्वालिटी भी है। अगर आप हमारी पॉपुलेशन को देखें कि वो पर कैपिटा कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रही है और वही चीज़ आप यूएस में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो वो कहीं ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन इशू नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ में वो एक ग्लोबल इनइक्वालिटी का भी इशू है। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि वेस्ट को कंज्यूम करना कम करना चाहिए ताकि वो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो जो कि शेयर्ड हैं, कॉमन है, वो जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी तरफ इस्तेमाल हो। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन एक इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। और लास्टली आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, कोई डेवलप कंट्रीज़, उनका रिस्पांस इस इशू के हवाले से क्या आपको लगता है? क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा है कि अमेरिका के अंदर इंतज़ामी तब्दील हुई और ट्रंप साहब ने इस गोया के प्रोग्राम से बाहर निकल गए हैं। तो ये कितना डिस्करेजिंग है और उनका जो इस वक्त एटीट्यूड है, आपको लगता है कि वो कैसा है? उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ही गलत है और ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हम सब ने साथ मिलकर के एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया। आज यूएस दूसरी बार उस अग्रीमेंट से बाहर आ गया है और ये कोई अच्छा मैसेज नहीं देता है, खासतौर से तब जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जो कि ये ग्लोबल इशू है। और हम लोग जो साउथ एशिया में हमारी वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है और जिनकी जिम्मेदारी है, और यूएस की तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज भी हम अगर देखें तो हिस्टोरिकली 1/4 ऑफ एमिशंस, 25% के करीब एमिशंस जो आज एटमॉस्फेयर में है वो अमेरिका से आए हैं। तो जिम्मेदारी उनकी सबसे ज़्यादा है और वो अभी भी फॉसिल फ्यूल और तेल कोयले का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन और ऑयल की यूज़ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, और उनकी फाइनेंस देने की भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल नहीं है और मेरा ये मैसेज है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को, रिच नेशंस को, कि ये स्टेप अप करें और ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम देर करेंगे एक ट्रांजिशन लाने में तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पर नहीं होगा, उन पे भी होगा। तो उनको ये बात समझनी होगी कि हम सब एक ही क्लाइमेट सिस्टम का पार्ट हैं। तो अगर हमारा ट्रांजिशन डिले हो रहा है और अगर हम तेल, कोयले और गैस का इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि हमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी नहीं मिला है, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे वहाँ पे भी होगा, जो हम देख रहे हैं कि यूरोप में हीट वेव हो रही हैं या जो अभी लॉस एंजलिस में फायर हुई। बहुत शुक्रिया हरजीत सिंह साहब। भारत से आप सुन रहे थे क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट को। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। इफ्तिखार शिराजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।